नमस्कार। अजय त्रिवेदी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे घिनौने गिरी हुई हरकत और उससे जुड़ा और कोई नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसका एक घिनौना चेहरा, अति घिनौना चेहरा सामने आया है। हालांकि उसके बारे में चर्चाएं आमतौर पर पूरे देश भर में होती रही हैं गाहे बगाहे, लेकिन एक आरएसएस के स्वयंसेवक ने ही इसका खुलासा किया है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों का शाखा में जाने वाले बच्चों का क्या कुछ हश्र इन आरएसएस के बड़े नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। आप सुन करके हतप्रभ रह जाएंगे कि शाखाओं में जाने वाले बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसी चीजें हो रही हैं, जिसका खुलासा अभी केरल के आनंदो यजी ने किया है। एक तरह से उसने आरएसएस को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, उसका घिनौना चेहरा सामने कर दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे सामने हैं संजीव सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता। ये पूरा जो घटनाक्रम आया है संजीव जी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या कुछ कहने की स्थिति बनती है क्या आपकी? क्योंकि ये मानसिक विकृति के अलावा और कुछ तो हम लोगों को नहीं समझ में आता है। देखिए, ये संगठन किस प्रकार का है कि जो आज अपने 100वें वर्ष को मनाने का काम कर रहा है। इस 100वें वर्ष में इसकी जो कुंठित और अनसोशल, असामाजिक, अप्राकृतिक मानसिकता का द्योतक 3-4 प्रमाण इसी 100वें वर्ष में देखने को मिला कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतलों को जलाया था, संविधान की प्रतियों को जलाया था, और जिन्होंने कहा था कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम अपना संविधान मनुस्मृति को मानते हैं। जिन्होंने तिरंगे को अपशकुन कहा था और तिरंगे को नहीं अपनाया, कहा कि 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया, और कहा भगवे को हम राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। जो लोग ध्वज प्रणाम करते हैं उनकी स्थिति ये है कि आज इसी 100वें वर्ष में जिस उत्तर प्रदेश से देश का प्रधानमंत्री चुन के जाता है, उसी उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के लोकसभा में रायबरेली में एक दलित को पीट पीट के मारा जाता है, और जहां पुलिस एक बार आती है फिर छोड़ के चली जाती है, बचाव करती तो वो बच जाता, वो दलित नहीं बचता। और तीसरी घटना केरला के, जो बीच में हरियाणा को भी जोड़ लीजिए, बिल्कुल हरियाणा को जोड़ लीजिए, तो ये सारी चीजें। और अभी तो ये आनंदू अजी की जो घटना केरला की आई है कि एक 26 साल का आईटी प्रोफेशनल्स जो कह रहा है कि मैं 4थी साल की उम्र से शाखा में जाया करता था और मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने नहीं, और एक मेरे साथ ही नहीं हुआ, जितने ऐसे बच्चे थे उनके साथ अननेचुरल, अप्राकृतिक यौन शोषण की घटना हो रही थी, और जिसके कारण उसकी अंतिम इंस्टाग्राम पे उसके पोस्ट को पढ़ेंगे तो मन भावुक हो जाता है कि मैं अपनी बहन और अपनी मां से माफी मांगते हुए मैं सुसाइड करके हत्या कर रहा हूं। ये पहली घटना नहीं है। इनके नेताओं का चरित्र ही आरएसएस जो कहती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है अजय जी। इसलिए कि जितनी वारदातें, चाहे आनंदू अजी की बात करें या 2013 में मध्य प्रदेश की स्वराज सरकार के
मंत्री हुआ करते थे राघव जी, उनके साथ यही कृत्य देखने को मिला था। पूरी दुनिया ने उनका कृत्य देखा। यही नहीं, राजस्थान में घटना हुई थी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के गुजरात में विश्व हिंदू परिषद के लोग, माफ करिएगा, विद्यार्थी परिषद के लोग वही हैं, ये इस तरह के कृत्यों में आरएसएस के साथ जुड़े थे, ये कृत्य करते हुए पाए गए। और इसीलिए हमने देखा कि जब पिछली नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो जो भारतीय दंड संहिता में धारा 377 का उल्लेख है, जिसमें आप अननेचुरल सेक्स के बारे में वो अपराध कृत्य माना गया था, उसको अपराध कृत्य से हटा दिया गया। तो ये पूरी चीजें आरएसएस को इस नए रूप में डिफाइन करती हैं कि रेपिस्ट स्पेशलिस्ट सोसाइटी इज कॉल्ड टू आरएसएस। ये आरएसएस है। और दुख का विषय यह है कि उस नौजवान के पत्र पर एफआईआर में कहीं आरएसएस का नाम नहीं लिखा जाता है। ये मैं जानना चाहता हूं कि घटना केरल की है। केरल में वामपंथी सरकार है। वामपंथी सरकार इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है। उस नाते भी तो उसे आरएसएस से के खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज करना है। उसमें से आरएसएस का नाम, जबकि उसकी सुसाइड नोट में सब कुछ आरएसएस लिखा हुआ है, एक बार नहीं कई बार लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। इसमें वामपंथी दल से बिल्कुल, वामपंथ के भी जो लोग जानकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के इस घटना की निंदा की। लेकिन निंदा से काम वामपंथी साथियों नहीं चलेगा। केरला में मात्र आपकी एक सरकार है और उस सरकार ने, हम वहां पे हम उनके सहयोगी और प्रमुख विपक्षी भी हैं जी, कांग्रेस पार्टी। फिर भी जहां पे एक नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, उस बच्चे के प्रति न्याय होनी चाहिए, और खुद बच्चे क्या कहूं, नौजवान का, जिसने अपने सुसाइड नोट्स में सीधे लिखा है, आरएसएस को जिम्मेदार कहा है, तो सीधे आपको आरएसएस के ऊपर कार्रवाई करने से कौन सा संकोच है? इसी बात को तो कह रहा हूं। क्या ये संस्था देश में इतनी बड़ी हो गई है? डर और भय की सत्ता क्या इतनी बड़ी हो गई है कि एक वामपंथ की सरकार सीधे आरएसएस के ऊपर एफआईआर करने, मुकदमे करने से डर रही है, पीछे हट रही है? ये गलत है, क्योंकि आनंदू अजी के साथ न्याय केरला की सरकार नहीं कर रही है। जब तक आरएसएस के ऊपर और आरएसएस के उन जो रेपिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जैसा उस नौजवान ने कहा कि 4 साल की उम्र से मुझे ही नहीं, कई बच्चों के साथ ये लगातार इस तरह की हरकत करते चले आए, तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हो रही? और मुझे लगता है कि अगर सीपीएम की सरकार वहां पे करती है तो एक स्पष्ट संदेश, वैसे संदेश तो जा चुका है, एक स्पष्ट संदेश देश के हर अभिभावकों के कानों में जाएगा कि अपने बच्चों को शाखा में जाने से बचाइए। अगर उनका उत्तम चरित्र, उत्तम भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, आनंदू अजी नहीं बनाना चाहते हैं, कोई राघव दास उनकी जिंदगी बर्बाद न कर दे, इसलिए अपने बच्चों को इस शाखा में जाने से बचाइए। तमाम ऐसी जगह हैं, हमारे अभिभावक तो कभी हमें शाखा में नहीं भेजे और न मैंने अपने बच्चों को भेजा, क्योंकि इनकी इन गंदगी को हम लोग जानते थे। अब तो गंदगी सामने आ चुकी है। तो मैं अभी जो 9 प्रवेशी संघी बने हैं, अभी जो पथ संचलन किए, मैं कुछ लोगों को देखा हूं जो कांग्रेस के झंडे ढोते थे, जो समाजवादी पार्टी के झंडे ढोते थे, वो अभी जो हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहन करके चल रहे थे। मैं उनके घर के लोगों को कह रहा हूं कि आपका संस्कार वो नहीं था। आप डर से, भय से, लालच से आप जो 9 प्रवेशी संघी बने हो, आप अपने घर के उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, कहीं वो भी आनंदू अजी न बन जाए केरला के। जी, मैं कह रहा था कि इस मसले पर कांग्रेस ने
कड़ा रुख अपनाया है। कल पवन खेड़ा जी का उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी, और केरला की वायनाड की सांसद हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। और एक चीज़ ये भी आई है कि कर्नाटक में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और संघ के जितने भी शाखाएं लगती हैं सरकारी भूमि पर, उनको तत्काल बंद कराया जाए। बिल्कुल, देखिए ये हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगातार, आप देख लिए, चाहे वो ग्रामीणों का मुद्दा रहा हो या उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का मुद्दा रहा हो, सीएनआरसी के समय मुसलमानों का मुद्दा रहा हो, आदिवासियों का मुद्दा रहा, प्रियंका जी इस पर प्रखरता से रही है, इस बात को उठाया, क्योंकि वो उसी केरला के वायनाड से हैं। और इस चीज को मुझे लगता है कि अब जरूरत आ गई है, इसलिए ये इस नए भारत के अंग्रेज हैं, और ये नए भारत के अंग्रेज उसी तानाशाही से देश को चलाना चाहते हैं जैसे इनके पूर्वजों ने, अंग्रेजों ने चलाया, लेकिन वो चल नहीं पाएगा। और आज के इस दौर में ये अब जरूरी हो गया है कि पहले हम लोग इसको कहते थे, इस आरएसएस को, कि अफवाहबाजों का गैंग, वो जो आज भी है, वो र्यूमर स्प्रेड सोसाइटी कहते थे, लेकिन वो इसका एक उपनाम और हो गया कि रेपिस्ट स्पेशलिस्ट सोसाइटी। और बिल्कुल शाखा जैसी चीज का महत्व क्या रह गया, वो तो आनंदू जी के पत्र बता रहे हैं। और राघव दास जो इनके मंत्री थे, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के सरकार में, और तमाम ऐसे जगह घटनाएं हो रही हैं। तो इनके इस शाखा में अब कहीं चीजें छिपी नहीं है। इनके शाखा में चरित्र निर्माण के ऊपर सारी चीजें जो चरित्रहीनता की होती हैं, समाज में कैसे अफवाह, कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने के लिए करना है, वो सिखाना है कि भगवान गणेश दूध पी रहे हैं, सबको दूध पिलाने लगो, कल से नमक 100 रुपया किलो हो जाएगा, तमाम किराने की दुकानें तोड़ दी गई। इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, आज के भाजपा ही भूल गए होंगे। कोरोना में लोग ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे तो कहा थाली बजा दो, लोग कहे कि साहब हमें प्लाज्मा चाहिए, तो कहा कि नहीं, उसकी जगह मोबाइल की लाइट जला दो। तो यही काम करते हैं कि देश की जरूरत जब जहां होती है तो इसकी दूसरी तरफ ये लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हैं। और आज क्योंकि इतना बड़ा इशू कि जिस नौजवान ने अपने पूरे जिंदगी के 26 साल दे दिए जिस संस्था को, वो कह रहा है कि मेरे जैसे तमाम जो बच्चे थे, आए दिन ऐसा होता था। और जितने आरएसएस के यहाँ पे केरला में ऐसे पदाधिकारी हैं, सब ये करते हैं। और इसलिए केवल केरल ही नहीं, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, और सबसे ज्यादा चरित्रहीनता भारतीय जनता पार्टी का नारा, वो उनके ही गाल पे तमाचा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, चाहे आप हाथरस की घटना उठा लीजिए, उन्नाव की घटना उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी हालिया में भदोही में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारी की 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो ये वो लोग हैं, और ये वो नकली लोग हैं कि एक तरफ गुट तालिबान, बैठ तालिबान कर रहे थे, वो तालिबानी आते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, यहां आके आपके दारुल में एक जो है फरमान जारी करते हैं कि महिला पत्रकार नहीं आएंगी। इनकी जुबान सिल गई। योगी आदित्यनाथ के बयान पढ़ लीजिए, तालिबान के बारे में क्या बोलते थे। और उत्तर प्रदेश में आकर के, आपके घर में आकर के, वो तालिबान का वित्त मंत्री थूक करके चला गया संघियों, और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं बोल पाए। तुम्हारे देश में भारतीय नारी की अस्मिता क्या है, और तुम्हारे वैचारिक स्टेज का स्तर क्या है, या तुम्हारी वैचारिकी का औकात क्या है, यहां आकर के थूक के चला गया। लेकिन इनसे बाज नहीं आना है। अब बैठ तालिबान, गुट तालिबान, तो इसलिए ये आरएसएस से भाजपा के लोग, मैं फिर कहा कि न मानव निर्माण के सगे हैं, न हिंदू धर्म संस्कृति के सगे हैं, न यहाँ पे महिला स्मिता के उसके सगे संबंधी हैं, न ही यहाँ के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक
उनके सगे। ये केवल और केवल सत्ता, और सत्ता आ जाए तो अपने पूंजीपतियों की सत्ता को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हमारा आपका जितना नुकसान हो सकता है उसके करने के लिए आमादा रहते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये जो चेहरा अजीज साहब ने जो सामने लाया है, उसके बाद से तो पूरे देश भर में एक ये मुहिम चलनी चाहिए कि लोग अपने बच्चों को शाखाओं से दूर रखें। कम से कम पूरे देश में अगर नहीं हो सकता है तो विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकारें हैं उनसे तो ये अपेक्षा की जा सकती है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कर्नाटक का उदाहरण दिया, कर्नाटक में हो सकता है, तेलंगाना में हो सकता है, हिमाचल में हो सकता है, पश्चिम बंगाल में किया जा सकता है, वहाँ भी विपक्ष की ही सरकार है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बनी है केरल में, वो कहीं से भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है केरल की सरकार को लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और ये पूरे देश भर में। अभी तो एक केरल से एक नौजवान निकल करके आया, उसने जो है वो अपनी पीड़ा बयां की और वो किस मानसिक संताप से गुजर रहा था, उससे नहीं रहा गया तो उसके बाद उसने उन चीज़ों का उल्लेख किया और उसको सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद फिर उसने सुसाइड कर ली। तमाम सारे ऐसे परिवार होंगे जो शर्म के मारे वो कुछ अपनी बात रख नहीं पा रहे होंगे। इसका कोई सलूशन तो होना चाहिए। देखिए, इसके 2-3 तरह के सलूशन मैं अपनी व्यक्तिगत सोच से रखता हूँ और देख भी रहा हूँ। पहली बात कि जब से ये घटना प्रकाश में आई है, मैंने आज ही सुबह शाखाओं में मैंने संख्या बच्चों की कम देखी, क्योंकि वाराणसी देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी ने इस उवाच के साथ कहा था लाल किले से कि मैं प्रधानमंत्री के पहले मैं आरएसएस का स्वयं सेवक। और इस बार तो 100वें वर्ष में सिक्का और क्या क्या सब कुछ चल गया, क्या टिकट भी आ गया, टिकट आ गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये घटना नहीं लगता भाजपा के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता कि शर्मसार कर रही है कि आप ही का स्वयं सेवक आत्महत्या करके आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया, और जिसके आप आदर्श गुणगान गा रहे थे वो उस कुचरित्र को बता के चला गया। और इस रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जैसे देखिए, सिगरेट हो, शराब हो, उस पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के हानिकारक है। उसी तरह से हालंदू अजीब की घटना ने इस चीज को उजागर कर दिया है कि आरएसएस में भाग लेना आपके बच्चे के चरित्र के लिए, आपके बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं, अंधकारमय है। और जागरूक अभिभावक जैसे हम लोग के अभिभावक कभी नहीं भेजे, अब तो और नहीं भेजेंगे। और तीसरी चीज, अगर ऐसी संस्था जो समाज में उत्तम मानव कल्याण की बात करती है, ह्यूमैनिटी को मजबूत करने की बात करती है, सब बकवास। ये सीधे सीधे राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, ऐसी चरित्रहीन संस्था के ऊपर अब बिल्कुल कार्रवाई करने का समय आ चुका है और इसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। क्योंकि एक चीज और बता दूं, संघ के लोग जो नवप्रवेशी संघी, मैं इसलिए कहता हूं कि जो डर भय लालच से जो संघी बने वो नहीं जानते, क्योंकि ये असामाजिक कैसे हैं। इस शब्द को आप सुन लीजिएगा। 1930-31 में, जब 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की, तो उनके नीचे छोटे नेता होते थे, आरएसएस के छोटे नेता होते थे बीएस मुंजे। और बीएस मुंजे 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में समाप्त हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद भारत नहीं आए, वो सीधे इटली चले गए। और इटली का जो तानाशाह था मुसोलिनी,
उस समय चर्चित तानाशाहों में जैसे हिटलर था वैसे इटली का मुसोलिनी था। जी। मुसोलिनी के राजकीय अतिथि बन के गए थे बीएस मुंजे, और उसकी जो ब्लैक आर्मी थी उसके जाकर के आयुध संस्थानों को देखा, उनकी परेड को देखा, और वो काली टोपी लगाते थे, हाफ पैंट पहनते थे खाकी, वही एग्जैक्ट वेशभूषा ड्रेस कोड ला करके आरएसएस को थोपा गया। और तब से आरएसएस के जो स्वयं सेवक थे, जिस जमाने में वयस्क पुरुष पूरी पैर ढकने के लिए धोती पहनते थे, पैजामा पहनते थे, ये अंग्रेजों के तलवा चाट और दलाल उस समय खाकी हाफ पैंट पहनना शुरू किए। सोच लीजिए, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस समय अंग्रेजों का पहनावा पहन के जाता था, और काला हमारी हिंदू संस्कृति में विरोध का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मैं ये काला वस्त्र पहन के बैठा हूं और आरएसएस के विरोध बोल रहा हूं। और इनके सर पे ताज काली टोपी होती थी। तो ये वो लोग हैं कि जो अंग्रेजों के आचरण का अनुकरण उसी समय कर लिया था, और आज उन्हीं अंग्रेजों के पदचिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि नए भारत के अंग्रेज हैं जो अंग्रेजों की तरह तानाशाही चलाना चाहते हैं, वो हम चलने नहीं देंगे। और अब अंग्रेजों के द्वारा पुंसवित पल्लवित आरएसएस और मुस्लिम लीग भी थी, वो मुस्लिम लीग तो जिन्ना लेके पाकिस्तान चले गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हेडगवार, मुंजे, गोलवरकर, जो महात्मा गांधी की हत्या में जो संस्था शामिल थी, कुछ तथ्य नहीं मिल पाए कानूनन, नहीं तो जो उनके वीर थे ना, उनके घर कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। विनायक दामोदर सावरकर, कायर सावरकर के यहाँ कोर्ट में वो भी खड़े थे, नाथूराम गोड्स के साथ, वो भी फांसी के तख्ते पे होते। गोलवरकर भी थे, गुरुजी जिनको कहते हैं ये, वो भी जेल जाते। तो इसलिए 3 बार जिस संस्था को बैन किया गया, अब उस संस्था को उसका हिंदुस्तान से उसका जड़ समाप्त करने का समय आ चुका है। नहीं तो और लोग तो सावधान हैं। आरएसएस में भी काम करने वाले लोगों को चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि आपके अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को आनंदू अजी की तरह आत्महत्या पे मजबूर कराना है तो ठीक है, इसको चलाइए, और अपने बच्चों के उत्तम चरित्र की जगह घिनौना चरित्र बनवाने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। मैं आपने हमारी बात पूरी की। मैं भी यही आपसे पूछना चाहता था, कहना भी चाहता था कि शुरुआत में आज़ादी के बाद के कुछ वर्षों में जिस तरह से इनके ऊपर बैन लगा था, और कांग्रेस हुकूमत के उस समय के लोग तत्कालीन, जिनका कि बहुत बड़ा दिल था, उन्होंने अपने विचारों से, अपनी उदारता को दिखाते हुए इनके ऊपर से वो बैन हटाया था। अगर ये 1948 में, 50 में अगर इनके ऊपर जो बैन लगा वो स्थायी हो गया होता, तो आज जो स्थिति इस देश की है, शायद वो स्थिति आने की कोई कारण ही नहीं बनता। और अब भी वो समय बहुत गुजर तो गया है, लेकिन हम फिर से ये अपील करेंगे कि जहाँ जहाँ आपकी अपनी सरकार है या विपक्ष की इंडिया की जो सरकार है, वहाँ निश्चित तौर पर आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी आप केंद्र की सत्ता में आते हैं तो इन्हें पूरे देश से, जो आपने कहा कि इनके वजूद को मिटाना बहुत जरूरी हो गया है। अन्यथा ये इतना बड़ा देश है, इतना विविधता वाला देश है, उसमें एक मछली पूरी संस्कृति को, हमारी परंपरा को व्यस्त कर रही है, उसको उस पर कालिक पोत रही है। ऐसे लोगों को इस समाज में, समाज का वो गला हुआ अंग मान करके उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।